सही है। ठीक है सर। आप सभी को नमस्कार। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान माला के इस चतुर्थ श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला के प्रस्तावित विषय 19वीं सदी का गुजराती साहित्य और भारतीय नवजागरण पर अपने विशिष्ट व्याख्यान के लिए आमंत्रित वक्ता आदरणीय प्रोफेसर आलोक गुप्त सर उपस्थित हैं। सर के स्वागत के लिए मैं हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर से अनुरोध करता हूं कि सर आए, सर का स्वागत करें। नमस्कार। अपने विभाग द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला की चौथी कड़ी में प्रोफेसर आलोक गुप्त जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विषय है 19वीं शताब्दी का गुजराती साहित्य और भारतीय नवजागरण, उस विषय पर सर को सुनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इसको जानने के लिए सिर्फ एक सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कभी हाल ही में उन्हें साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसका संबंध उसी दौर के गुजराती साहित्य से है। आज संयोगवश दिनकर जी की पुण्यतिथि है। दिनकर जी ने भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक संबंधों पर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है साहित्यमुखी में कि इतना सौभाग्य है हिंदी का कि उसके एक तरफ मीराबाई हैं तो दूसरी तरफ विद्यापति हैं। और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि मीराबाई जितनी हिंदी की हैं अर्थात राजस्थानी की, उतनी ही गुजराती की हैं, और विद्यापति जितने हिंदी के हैं अर्थात मैथिली के, उतने ही बांग्ला के भी हैं। आप ध्यान दें कि जो भक्ति आंदोलन का यह अखिल भारतीय सांस्कृतिक संबंध है भारतीय भाषाओं का, साहित्य का, उसकी कड़ी नवजागरण काल में भी दिखाई पड़ती है। 19वीं शताब्दी का गुजराती साहित्य आप देखें, जिस पर सर प्रकाश डालेंगे, हिंदी के महत्व को पहचानने में गुजरात की कितनी ऐतिहासिक भूमिका है उसका पता सिर्फ दयानंद सरस्वती के उस निर्णय में मिलेगा जिसमें उन्होंने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का निर्णय लिया। और ये कोई छोटा निर्णय नहीं था। हिंदी के महत्व को पहचानने में गांधी जी की भूमिका से आप सब परिचित हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपका समय न लेते हुए पुनः आप सबका जो इस आयोजन में शामिल हैं और सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वे विभाग से हमारे लंबे समय से जुड़े रहे हैं और हमारे विभाग के किसी विद्यार्थी शोधार्थी को उनका परिचय जानने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। विनीत से आग्रह है कि वे सर का औपचारिक परिचय दें और इस आयोजन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। आदरणीय सर के औपचारिक परिचय में मैं बताना चाहूँगा कि सर भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन केंद्र गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में कार्यरत हैं। सर एक लंबे समय से अकादमिक जगत में सक्रिय हैं, लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से सक्रिय हैं सर। और अकादमिक जगत में रहते हुए सर ने कई विभागाध्यक्ष, डीन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों के पर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। और सर भारतीय साहित्य, आधुनिक साहित्य, अनुवाद साहित्य और तुलनात्मक साहित्य सर के विषय
प्रिय विषय रहे हैं और इस विषय पे सर की कई पुस्तकें भी संपादित हैं और कई पुस्तकों का सर ने आलोचनात्मक समीक्षात्मक लेखन भी किया है, जिनमें रचना और आलोचना, भारतीय साहित्य की अवधारणा, आधुनिक भारतीय कविता संचयन, आधुनिक गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र का अनुवाद भी सर ने किया है, जिसके यह उपन्यास गुजराती साहित्य का सर्वोच्च कीर्ति शिखर माना जाता है। गुजराती नवजागरण की अगर बात करें तो गुजराती नवजागरण में वहाँ पे गुजराती नवजागरण को सुधार काल के नाम से देखा जाता है, जिसमें सुधार युग और पंडित युग के लेखक पंडित गोवर्धन माधवराव त्रिपाठी ने इस उपन्यास को 4 भागों में लिखा और हिंदी साहित्य में इस उपन्यास की एक लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी। एक हुआ था कुछ उपन्यासों का अनुवाद, लेकिन वो सहज उपलब्ध नहीं है। लेकिन सर ने इसके 4 भागों में से पहले और चौथे भाग का अनुवाद करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है, जिसके लिए सर को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और यह उपन्यास न सिर्फ भारतीय साहित्य में बल्कि अपने भाव शिल्प और कलात्मकता के लिए के आधार पे यह विश्व साहित्य में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है, जिसके ऊपर नामवर सिंह ने गुजरात के एक व्याख्यान में इस रचनाकार के ऊपर और इस उपन्यास के ऊपर अपने विचार प्रकट किए थे। सर को साहित्य जगत में इस विशिष्ट योगदान के लिए कुछ पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए गए हैं, जो हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है, जिनमें रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान 2006 में प्रदान किया गया, साहित्य गौरव पुरस्कार 2018 में हिंदी साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा प्रदान किया गया, और सरस्वती चंद्र उपन्यास के अनुवाद कार्य पर साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। सर के कई लेख समसामयिक और भारतीय साहित्य के विशिष्ट विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, और सर का काम गुजराती नवजागरण और भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में एक विशिष्ट मूल्य अपना रखता है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरे शोध का विषय हिंदी, गुजराती और सिंधी नवजागरण है, और यह व्याख्यान मेरे लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जिससे कि मुझे कुछ आधार और कुछ सूत्र निसंदेह मिलेंगे, जो मेरे शोध का एक आधार होंगे। अतः सर का अधिक समय न लेते हुए मैं सर को इस व्याख्यान के लिए निवेदन करता हूं कि सर आएं और अब व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद विनीत। आवाज मेरी पहुंच रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र कुमार पाठक एवं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सीनियर प्रोफेसर्स, उनको भी मैं याद करता हूँ, सर राजू जी, चतुर्वेदी जी, आलोक पांडे, भीमसेन तो अभी इससे जुड़े हुए हैं, अन्य शोधार्थी, लगभग 10 वर्ष से हैदराबाद विश्वविद्यालय से जीवन संपर्क रहा है। लगभग हर साल 1 या 2 बार वहाँ अवश्य आया हूँ, तो ये आत्मीय संवाद ही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी दूसरे विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर हूँ, लेकिन आप लोगों की आत्मीयता और प्रेम के वश ये कार्य कर रहा हूँ। मैं ये और बता दूं, हालांकि मैंने ये अनुवाद कार्य किया है और गुजरात में 40 वर्ष से अध्यापन कार्य भी कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा यही एक जिसको कहते हैं उपयोगी है मेरे लिए या मेरे व्यक्तित्व को बनाने में, तो मेरी कर्म भूमि गुजरात रही है। जन्म उत्तर भारत का है, लेकिन शुरुआत शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में मैंने शुरुआत गुजरात से ही अपना कैरियर शुरू किया, और इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में
हिंदी का अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। हिंदी उत्तर प्रदेश में काम करने वाले अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी होती है कि वो हिंदी के अतिरिक्त जिस राज्य में वो काम कर रहे होते हैं उसके अगर उनमें रुचि हो और एक जिज्ञासा हो तो उन्हें वहाँ के साहित्य से परिचित होना, वहाँ की संस्कृति से परिचित होना का मौका, अवसर मिलता है। और यह अवसर मैंने लिया। इसका मेरे व्यक्तित्व में पर मेरे विकास में तो बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन आज मैं गुजराती अच्छी तरह बोल लेता हूँ और विविध साहित्यिक मंचों से भी मैंने गुजराती में भी अपना काम किया है। मेरी 4-5 पुस्तक गुजराती में भी हैं। तो ये जो आदान प्रदान का मामला है, लेकिन मैं एक स्पष्टता जरूर करूं कि ये मैंने काम किया है और ये विषय भी मेरे रुचि का है, लेकिन मैं इसका अधिकारी विद्वान नहीं। जब इसकी चर्चा हुई गजेंद्र जी से तो मैंने ये कहा कि मैं जो जो 19वीं सदी का गुजराती साहित्य है उसका एक व्यंगावलोकन मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं या करूंगा। उसका के पीछे का कारण ये है कि आप लोग उसके माध्यम से हिंदी नवजागरण या 19वीं सदी का हिंदी साहित्य को देख सकते हैं और ये एक तरह से एक जुड़ाव भी होगा। क्योंकि आप जानते हैं इस समय का समय ऐसा है कि हम लोग सब अपने अपने जगह पर ही बंद हैं, तो मैं उस लाइब्रेरी का भी उतना उपयोग नहीं कर पाया अभी जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरे पास उस तरह का साहित्य था कि जिससे मैं अपनी बात आपके सामने कह सकता हूँ। देखिए, कुछ अंतर गुजराती 19वीं सदी के गुजराती साहित्य से संबंधित जो चीजें आपको प्रारंभ में मुझे बतानी चाहिए वो ये है कि गुजराती में वैसे तो दो आधुनिक काल हम लोग जानते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में हिंदी में शुरू होता है, उसी तरह गुजराती में भी शुरू होता है। लेकिन एक कुछ लोग इसको दूसरे ढंग से लेते हैं कि 1845 में दलपत राम गुजराती के बड़े साहित्यकार हुए, उनकी एक काव्य बापानी पीपर, पीपर जो पीपल का वृक्ष है उसको ही कहते हैं एक तरह से। ये ग्रीष्म ऋतु का के ऊपर वर्णन है। वो वढवान से लीमड़ी जा रहे थे, उस बीच में जो वर्णन आया उसके ऊपर है। इसको 1845 से आधुनिक काल कुछ लोग मानते हैं। लेकिन जो हिंदी साहित्य परिषद है, यहाँ की एक प्रतिष्ठित संस्था, उसने गुजराती साहित्यनो इतिहास, अब तक उसके 6 भाग प्रकाशित हैं, उसके तीसरे भाग में आधुनिक काल का प्रारंभ 1818 में माना है और उसके पीछे के कारण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम अध्ययनकर्ताओं को समझना चाहिए कि 1858-18 में मराठा शासकों से अंग्रेजों के पास सत्ता आती है। ये एक अंतर हमें जानना पड़ेगा और ये अंतर हमें आप देखेंगे कि हिंदी प्रदेश से दूसरी तरह से अलग करता है कि जहां 1854 या मैं समझता हूं 56 में अवध के नवाब से सत्ता ली जाती है, उससे बहुत पहले 1818 में गुजरात का बड़ा भाग मराठाओं से कंपनी के आधिपत्य में आ जाता है। इससे पहले की, क्योंकि उससे फर्क क्या पड़ता है इस इतिहास में, मैं अपनी तरफ से इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इस इतिहास लेखन में और जगह जगह लिखा है कि गुजराती प्रजा मराठा शासकों के शोषण और उनकी
उनके अत्याचारों से इतनी परेशान थी कि उन्हें कंपनी सरकार का आधिपत्य में बहुत मुक्ति जैसे मिल गई। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने आपको बताना चाहूंगा। एक प्रसंग है, सन 1972 में भरूच शहर को अंग्रेजों ने नवाब के पास से जीत लिया था। भरूच में नवाब का शासन था, अंग्रेजों ने उसको जीत लिया था। लेकिन मराठाओं से संधि के कारण वह मराठाओं के आधिपत्य में देना है। जब भरूच की प्रजा को यह पता चला तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, यज्ञ किए, होम किए, अलग अलग तरह से प्रार्थना की कि अंग्रेज लोग ही भरूच का शासन देखें। ये एक चीज इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि कंपनी सरकार जब एक सत्ता दूसरे के द्वारा हस्तांतरित होती है तो दोनों के कार्यशैली में जो अंतर होता है, उस अंतर का ये एक संकेत है। इसलिए गुजराती साहित्य में और गुजरात में अंग्रेज शासक, कंपनी सरकार हो या ब्रिटिश हुकूमत, इनके प्रति एक आदर भाव दिखाई देता है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। एक यानी जो 1818 में बाजीराव पेशवा द्वितीय को पदभ्रष्ट करके अंग्रेज कंपनी सरकार ने इसको ले ली। एक और अंतर आपको गुजरात की सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में आएगा कि एक तरफ बंबई प्रेसिडेंसी, यानी गुजरात जो था वो बंबई के साथ जुड़ा हुआ था, बंबई प्रेसिडेंसी के साथ गुजरात का बड़ा भाग था, सूरत भी उसी में था। और गायकवाड़ की सरकार बड़ौदा में गायकवाड़ की था, यानी बहुत बड़ा भाग इस तरह से मराठाओं का और कंपनी सरकार के हस्तगत आ गया था। लेकिन साथ साथ यहाँ बहुत छोटे छोटे सौराष्ट्र में देसी रजवाड़े भी थे और उनकी स्थिति बहुत अलग तरह। जिस सरस्वती चंद्र की बात अभी हुई उसमें देसी रजवाड़ों के की जो कूटनीति थी, छल छद्म था, उसका भी वर्णन गोवर्धन राम त्रिपाठी ने बहुत ही सूक्ष्मता से किया था। उन्होंने पूरे चारों भाग में उसका वर्णन आता है। उसके साथ सुशासन क्या होता है उसकी भी चर्चा, जब उसकी चर्चा करेंगे तब ये बात करेंगे। तो ये एक अंतर हमें तुरंत समझना पड़ेगा। कुछ और अंतर जो दिखाई देते हैं, देखिए वो आपको देखना है कि बंबई चूंकि ब्रिटिश हुकूमत का या ईस्ट इंडिया कंपनी का कलकत्ता के बाद बंबई और मद्रास ये 3 स्थान रहे, तो बंबई केंद्र में था। इसलिए वहां सारी जो कंपनी सरकार की जो विशिष्टताएं थी उनसे वहां की जनता या वहां का एलिट वर्ग हमेशा रहता था, उससे तत्पर रहता था। और उसी के कारण गुजरात में भी जो बदलाव आया उसके केंद्र में ये अंतर है। क्योंकि 1804 में मुंबई में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1806 में मुंबई में लिटरेरी सोसाइटी बनती है जिसमें भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन और शब्द संग्रह प्रारंभ होता है। इसी संदर्भ में 1826 में, ये देखिए ये एक अंतर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1856 में सूरत में पहली बार गुजराती पाठशाला शुरू होती है और इससे पहले
मुंबई में जो 1935 में एलिस एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें अंग्रेजी माध्यम की स्कूल शुरू हो जाती हैं। यहां से गुजरात से 10 शिक्षक नई शिक्षा की तालीम लेने वहां बुलाए जाते हैं और उनके माध्यम से यह शिक्षा शुरू होती है। ये अंतर भी हमें जानना होगा कि गुजरात में सूरत और अहमदाबाद के 2 शिक्षकों ने गुजराती में मराठी से और अंग्रेजी से गुजराती भाषा में जो काम किया, उसके लिए ग्रंथ तैयार किए। ये एक बहुत बड़ा फर्क था जिससे गुजराती में काम करना शुरू हुआ, जबकि हम जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में फारसी और संस्कृत में ही काम होते थे, भले आगरा कॉलेज और बरेली कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। तो 1826 से प्रारंभ हुआ ये काम, गुजराती भाषा के प्रति एक जागृति, एक गुजराती पाठशालाओं में, यानी उसके बाद तो अहमदाबाद में, नडियाद में, धौलका में, सूरत में, भरूच में गुजराती शालाओं पाठशालाओं का प्रारंभ होता है और धीरे धीरे गुजराती भाषा में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती। तो जो हमारा नवजागरण के संदर्भ में निज भाषा की बात है, गुजरात में 1826 और 1836 के बाद तो ये बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि 19वीं सदी के सारे जितने साहित्यकार हैं वो सूरत से उनका ज्यादा संबंध है। दलपत राम को छोड़ दें, वो भी बाद में शिक्षा लेने सूरत जाते हैं, लेकिन बाकी चाहे वो नर्मद हो, चाहे नवल राम हो, चाहे नंद शंकर हो, ये सब के सब सूरत की अंग्रेजी स्कूल में वहां अंग्रेजी पढ़ते हैं और फिर बाद में बंबई की में भी शिक्षा लेते हैं। तो बंबई करसनदास मूल जी नाम के एक हैं, उनकी चर्चा भी मैं करूंगा। ये सारे के सारे बंबई और सूरत के साथ जुड़कर नई शिक्षा के साथ जुड़ते हैं। तो गुजरात में नई शिक्षा का आगमन एक नए संदर्भ में हमारे सामने आता है। जब हम इसकी बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि गुजरात में अंग्रेजी विद्वानों के प्रति, अंग्रेजी शासकों के प्रति भाव है और ज्यादातर लोग ये मानते हैं, विद्वान, कि अंग्रेजों ने गुजराती की शिक्षा, गुजराती की भाषा के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उसमें एक नाम अंग्रेज न्यायाधीश अलेक्जेंडर फोर्ब्स करके हैं, उनका नाम आता है। उनकी नियुक्ति 1846 में होती है और वे गुजराती की लोक भाषा में लिखने और उसके अध्ययन को, साहित्य में उनकी बहुत रुचि है। और ऐसे में जो एक कवि से उनका परिचय होता है वो है दलपत राम। दलपत राम फोर्ब्स के साथ जुड़ते हैं और फोर्ब्स 1856 में वर्नाकुलर सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इस तरह से हिंदी के विकास में, गुजराती के विकास में एक नया कीर्तिमान होता है। फोर्ब्स और दलपत राम की जोड़ी ने, वह पहले नौकरी करते थे, फिर वर्नाकुलर सोसाइटी जो बनी उसका का पूरा कार्य दूसरे लोगों के कहने से दलपत राम संभालते हैं और गुजराती भाषा में निरंतर काम होता है। उनकी पहली रचना, जिसको आधुनिक काल की कहा था, वो है बापानी पीपर। इस मिलन से
और अंग्रेजों के प्रति एक भाव को लेकर दलपत राम ने जो काव्य लिखा है वह अपने में विशिष्ट है। उनकी एक कविता का नाम मैं आपके सामने, वैसे वो व्याख्यान है लेकिन काव्यमय व्याख्यान है, हुन्नर खान की चढ़ाई। आप देखिए, हुन्नर खान का मतलब है हुनर। अंग्रेजों के माध्यम से जो भारतीय समाज में नई चेतना जागृत हुई, नए नए उद्योग, नई नई स्किल को जानने की बात आई, उसको ध्यान में रखकर दलपत राम ने हुन्नर खान की चढ़ाई नामक एक कविता लिखी और इसे उन्होंने सबके सामने गाया भी। मैं उसके कुछ पद, मैं एक और सूचना, क्योंकि विद्यार्थी इसमें अधिक हैं इसलिए दे दूं, और जैसे विनीत ने बताया उनका तो काम है। हुनर स्किल, यानी जो आपके पास हुनर, हुन्नर खान का मतलब हुनर, भीम सिंह जी आपने सही उस चीज को देखा है कि जो हुनर अंग्रेजों के माध्यम से, नई शिक्षा के माध्यम से हमारे पास आया, उस पर अब हम आलस को छोड़कर, रूढ़ियों को छोड़कर भारतवर्ष पर हुनर खान ने चढ़ाई की है। अब देखिए ये रूपक बनाया गया, और आलस को छोड़ें, आप कुरीतियों को छोड़ें और इसको अपनाएं, इस तरह के भाव इसमें व्यक्त होते हैं। मैं कुछ पंक्तियां आपको इसलिए पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको ये पता चले। आप जानते हैं कि उस समय का साहित्य बहुत अपनी साहित्यिक उत्तमता को लेकर नहीं था, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व है। उसकी कुछ पंक्तियां, जिसको अपने देश से दिया है देश निकाल, भूत जादू और भूलापन जिसका वंश विशाल, वसता है वह हिंद में कष्ट देने वाला, उल्टे दे उपदेश नित्य कुमति देने वाला, कामिनियों से कहना है छोड़ो विद्याभ्यास, कभी न कोई नर करे परदेश प्रवास। गुजरात में विदेश प्रवास पर भी बंधन था। मैं जब बताऊंगा आपको तो महिपत राम, नीलकंठ, करसनदास लोहार, ये सारे के सारे, इनको विदेश यात्रा करनी थी, लेकिन चूंकि नागर ब्राह्मण थे तो उनकी जाति में विदेशी विवाह, सॉरी, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध था, और ये जाते हैं जब तो इन्हें जाति से बाहर कर दिया गया। इस तरह के जो बंधन थे वो गुजराती की एलिट वर्ग के, यानी ये तो पढ़े लिखे लोग थे, इनके ऊपर लगा था। और जो नागर जाति थी वो इंटेलेक्चुअल, जिस तरह से हिंदी भाषी देश में कायस्थ होते हैं जो कोर्ट में राजाओं और सामंतों के कार्यभार को संभालते हैं, उसी तरह नागर कम्युनिटी गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय बहुत संभालती थी, लेकिन उन पर ये लोग विदेश प्रवास भी करते हैं। ये हुन्नर खान की लड़ाई लिखने वाले दलपत राम, इनका समय है सन 1820 से 1888 तक। कविता, स्वाभाविक है कि इनकी कविता में उपदेश की प्रमुखता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अलेक्जेंडर फोर्ब्स से इनका जो दोस्ती हुई, उसने गुजराती साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसका एक उदाहरण ये है कि फोर्ब्स के ऊपर इन्होंने 2 कविताएं लिखी हैं। एक तो फोर्ब्स के साथ मिलन हुआ उसकी बात है, और लेकिन जब फोर्ब्स का देहांत हो गया उस पर भी दलपत राम ने विशेष रूप से कविता लिखी है। मैं चाहता हूं कि थोड़े थोड़े चीजें आप लोगों को ये पता रहे, इसलिए मैंने बीच में एक संदर्भ दिया था कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में
एक यूजीसी का प्रोजेक्ट चला था करीबन 10 वर्ष। डॉक्टर प्रोफेसर महावीर सिंह चौहान उसके कोऑर्डिनेटर थे, और उसमें गुजराती रेनेसा के ऊपर उनका प्रोजेक्ट था। उस संदर्भ में नामवर जी वगैरह कई बार आए थे, उनसे उस पर उनके व्याख्यान भी हुए थे। उसमें उस विभाग ने कुछ प्रकाशन भी किए हैं, जो हिंदी, उनका हिंदी अनुवाद किया। जैसे एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नवजागरण कालीन गुजराती साहित्य। इसमें दलपत राम से लेकर नवल राम तक की कुछ निबंधों का, नाटक का, उपन्यास का के कुछ अंशों का हिंदी अनुवाद दिया गया। इसी तरह नर्मद और भारतेंदु के ऊपर एक सेमिनार किया था, और उसको पुस्तक आकार में भी उन्होंने छापा है। साक्षर युग यानी पंडित युग की बात है, उसके बाद के सेकंड फेज में उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया है। तो उस विभाग से अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो फार्स के बारे में, जो उनकी संस्कार प्रीति थी, उसके बारे में दलपत राम ने विशेष रूप से लिखा है। मात्र एक दो उदाहरण जिससे आपको पता रहे कि इसका एक, ये फार्स विरह का एक अंश का मैंने भी उस समय अनुवाद किया था। तो मन को समझाने हेतु जो उनका संदर्भ है, अरे जीव बना है जगदीश ने क्यों बनाया, जो मित्र प्रताप से पाप बोध विकसेगा, बार बार कहने से विशेष वेदना क्लेश होगा, तेरा हृदय या फिर से विचलित व्यथित होगा, इसलिए तज शोक भज तू त्रिलोकनाथ, मोक्ष मार्ग पर तुझको मित्र फारवस मिलेगा, बीते हुए वर्ष तूने व्यर्थ ही गुजारे नहीं, रखेगा दृष्टि काल तक तो जल्दी काल निकलेगा, नाशवान है वस्तु जो क्या संग उसके नेह, जाने पर याद आए सदा दिन दिन जलती दे। इस तरह से फारवस विरह पर दलपत राम ने कविता लिखी। उनका एक उस दौर में निबंध, काव्य और नाटक, ये तीन विधा, उपन्यास भी लिखे गए, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उपन्यास गोवर्धन राम जो है वो, उनका जो सरस्वती चंद्र है वो 1882 में पहला, 87 में पहला भाग आता है, और 1902 में दूसरा भाग, चौथा भाग आता है। यानी 15 वर्ष में उन्होंने ये 1800 पृष्ठ का उपन्यास लिखा। और भारतीय उपन्यास के जो अध्येता हैं वो जानते हैं, उस दौर में इतने बड़े आकार का किसी भी भारतीय भाषा में उपन्यास नहीं है। और ये जो उपन्यास है उसमें किसी पौराणिक कथा का या किसी ऐतिहासिक कथा का जिक्र न होकर तत्कालीन समाज और संस्कृति का ही वर्णन है। कैसे नई शिक्षा से देश में जो परिवर्तन होता है, विशेषतः में बंबई और गुजरात के जो राजे रजवाड़े हैं उनकी राजनीति में, उसको केंद्र में रख के किया। दूसरे जो इस संदर्भ में एक और, मैंने जब ये कहा कि भले ये 1860 के आसपास जब नर्मद, यानी 1851 में नर्मद का साहित्य जगत में पदार्पण होता है, और उन्हीं से सही रूप में हिंदी साहित्य का एक विशेष जो गद्य है वो मिलता है हमको। लेकिन इससे पहले दो तीन चीजों को आपको जानना होगा। और एक, यानी जिसको हम कहते हैं समाज सुधार, यानी इसको सुधारा युग भी कहते हैं। सुधारक युग जैसे हमारे यहाँ भारतेंदु युग को कहा गया, यहाँ सुधारा युग कहते हैं। इसकी एक घटना जिसने पूरे भारत
पूरे गुजरात समाज और महाराष्ट्र यानी बंबई में भी तहलका मचा दिया था, उसका एक प्रसंग, वो प्रसंग आपको जाना, जिसका नाम है लायवल केस। ये भाटिया नामक व्यापारी जो समृद्ध थे गुजरात में, वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और वैष्णव धर्म के मानने के साथ उनके उसमें वो अपने जो जो महाराज थे उनको कृष्ण का अवतार मानते थे, और उसमें वो सब कुछ अपना धन, तन मन धन, परिवार यानी पत्नी, ये सब उनको ईश्वर को समर्पित करते थे। और इसके कारण बहुत ही अनाचार, अनैतिकता इस धर्म में विकसित हुई थी। उन्हीं के एक फॉलोअर कह सकते हैं करसनदास मूल जी थे। इनके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इनके कुछ निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। साहित्य से ज्यादा इन्होंने मुख्य रूप से ये पत्रकार विशेष रूप से रहे। इन्होंने सत्य प्रकाश नाम की एक पत्रिका निकाली, और 1855 में सत्य प्रकाश निकाला। 1860 तक आते आते उन्होंने धर्म के नाम पर जो अनाचार हुआ, जो पाखंड चला, उसके ऊपर उन्होंने 2 लेख अपने सत्य प्रकाश में लिखे, और उससे तहलका मच गया। तहलका मच गया का मतलब ये था कि महाराज यदुनाथ ने उन पर 50,000 रुपए का बदनक्षी का दावा कर दिया। अब एक साधारण, अब देखिए, करसनदास मूल जी अपनी चाची के यहाँ बंबई में पढ़ने गए थे, और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक लेख लिखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जहाँ आश्रय लेते थे, उनकी चाची ने उनको अपने घर से निकाल दिया कि यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं, ऐसे लेख लिख। लेकिन उन्होंने अपनी जो विशिष्टता थी उसको नहीं छोड़ा। जब ये केस हुआ तो ये निडर युवा पत्रकार, साहित्यकार डरा नहीं। 2 साल तक कोर्ट में केस चला कि 50,000 का जो बदनक्षी का दावा किया गया था, उसके पीछे का कारण यही था कि ये युवक डर जाए और किसी तरह इसको वापस ले ले, लेकिन इसने क्षमा नहीं मांगी। 2 साल तक ये केस चला, और केस में करसनदास मूल जी की विजय। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे लायवल केस, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जिन लोगों ने जुबानी दी है, उनमें इस तरह की चीज आपके सामने आएगी। और ये लोग सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं थे, इनका समाज में भी काम था। करसनदास मूल जी ने विधवा विवाह यानी बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इस पर इनके लेख नर्मद के साथ ही 1950 से शुरू हो जाते हैं। इन्होंने एक समृद्ध महिला धान कुंवर, बंबई में विधवा थी, उसका एक व्यापारी के साथ विवाह भी करवाया। सिर्फ लिखा ही नहीं, उसका यानी इस तरह से जो सामाजिक कार्य थे उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो मैंने बताया महिपत राम नीलकंठ और फिर बाद में करसनदास मूल जी दोनों ने विदेश प्रवास किए, लेकिन विदेश प्रवास में करसनदास मूल जी को वापस आना पड़ा क्योंकि वो बीमार हुए और वहां पर वो मांसाहार नहीं कर सकते थे, इसलिए वापस आए। इस केस के बारे में मुझे इसलिए बताना आवश्यक लगा कि 25 जनवरी 1862 से 22 अप्रैल 1862 तक ये केस चला, और उसमें मैंने एक जगह, इस समय मुझे वो रेफरेंस नहीं मिला, मैंने जब इस केस की पूरे भारतवर्ष में प्रभाव पड़ा था, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि हमारे जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, वो भी कंठी पहनते थे। जब इसका
इसका पता चला उन्होंने कंठी पहनना बंद किया, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। इस समय मेरे पास वो सोर्स नहीं है कहाँ इसको मैंने देखा था, नहीं तो मैं बताता। मिथ्याभिमान नामक नाटक दलपत राम का लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों का है उल्लेख। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यकार जो हमें मिलता है गुजराती साहित्य में, वो है नर्मदा शंकर, जिनको नर्मद कहते हैं। उनका समय है 1833 से 1886। आप देखेंगे भारतेंदु जी से ये बड़े थे, लेकिन लगभग मृत्यु का समय दोनों का एक जैसा ही है। 1886 में भी ये गुजर गए। 1850 में मुंबई के कॉलेजियन युवकों के साथ इनका संबंध था, बुद्धिवर्धक सभा करते थे, और यहीं इन्होंने देखा कि जो हमारे भारतीय साहित्य में या भारतीय संस्कृति में बहुत सा ज्ञान तो उपलब्ध है, लेकिन जिसको कहते हैं संवाद की भूमिका नहीं है। तो इन्होंने एक एक इनका पहला लेख, एक पहला निबंध जो इन्होंने पढ़ा वो है मंडली मड़वाथी थता लाभ, यानी मिलने से, मंडली यानी सभा, मिलने से जो लाभ होते हैं, जो संवाद होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसका बहुत महत्व होता है। 1851 से नर्मद, अब देखिए इनका भी जो समय था वो 18 वर्ष की उम्र में ये पूरी तरह से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। और डांडियो, ये उनके पत्र का नाम है। डांडिया कहते हैं चौकीदार। हम लोग जानते हैं कि जब राजा कोई मुनादी करता था तो ढोल पीट के मुनादी करवाता था। डांडिया उस ढोल को पीटने की लकड़ी को भी कहते हैं, लेकिन ये जगाने का काम करता था। और डांडिया के माध्यम से इनके जो लेख थे वो विशेष रूप से सबसे पहले इन्होंने आत्मकथा लिखने वाले भी ये पहले कवि, पहले साहित्यकार गुजराती के थे। इन्होंने मारी हकीकत, मेरी हकीकत करके अपनी आत्मकथा भी लिखी है। जीवन के बारे में ये कहा जाता है कि ये आनंदी थे, इनके कई स्त्रियों से संबंध भी बताए गए, ये सब भी उनके साथ जुड़ा होता है। लेकिन इनमें जो जोश था और जिस तरह का इन्होंने सबसे पहले देशाभिमान के ऊपर शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए स्वदेशाभिमान, देशाभिमान की चर्चा नर्मद सबसे पहले पूरा लेख में करते हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर लेख लिखे, जिसको मैंने कहा मंडली मड़वा थी तथा फायदा, इस पर उनका लेख है। और एक और चीज आपको इनके लेखों से गुजरते हुए जो मुझे सुनाई समझ में आया वो है कि ये कवि, कविता में भी, कविता, निबंध और नाटक, इन तीन में इनका योगदान है। कविता और निबंध में विशेष रूप से ये कवि कहीं पर भी सीधे राष्ट्रीय बदलाव की बात नहीं करता। ये अवश्य है कि इनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती, लेकिन अंग्रेजों के शासन को बदल देने की बात नहीं आती। आर्थिक जो शोषण होता है उसके प्रति नर्मद में विक्षोभ दिखाई देता है, वो उल्लेख भी करते हैं। लेकिन जिसको मैंने बताया अंग्रेजों के विरोध में जिस तरह का संदर्भ है वो यहाँ नहीं दिखाई देता। इसी से संदर्भ एक और चीज आपको बताएं जिसकी चर्चा हम लोग ज्यादातर रहनेशा में करते हैं, भारतीय नवजागरण के संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो बताया कि
1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने रेनेसा का पहला यानी नवजागरण का पहला स्टेप बताया। गुजराती साहित्य में या गुजरात में प्रथम स्वाधीनता संग्राम का ज्यादा प्रभाव नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुजराती साहित्यनो इतिहास ये तीसरे भाग में इसके संपादकीय में उमाशंकर जोशी भी थे, यशवंत शुक्ल थे, उनकी भूमिका में ये चीज आती है। वो कहते हैं कि इसका असर था, कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ विद्रोह भी हुआ, लेकिन गायकवाड़ का शासन था बड़ौदा में, उन्होंने कुछ आदिवासी जो लोग थे सैनिकों ने, उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन उनको पकड़वा कर कुछ को फांसी दिलवा दी और इस तरह से उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो भारत इससे अधिक प्रभाव मुंबई में 1857 में जो विश्वविद्यालय शुरू होता है उसका प्रभाव दिखाई देता। तो ये अंतर भी हमें इसके साथ साथ जान लेना चाहिए। तो ये जो संदर्भ है 1857 का, वो गुजराती के 19वीं शती के साहित्य में स्वाधीनता संग्राम का उतना प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, साहित्य में भी और पत्रकारिता में। मैं नर्मद के कुछ लेखों में से कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा और उनके जीवन में एक परिवर्तन आया उसकी भी चर्चा। उन्होंने भी दो उनके विवाह हुए थे। देखिए, इन जितने इस दौर के जितने साहित्यकार हैं, इनका बाल विवाह ही हुआ था। नर्मद के भी 2 बाल विवाह हुए, उन दोनों पत्नियां गुजर गईं, बाद में उन्होंने एक विधवा के साथ विवाह किया। इसी तरह जो नवल राम थे उनका भी बाल विवाह हुआ, वो पहले समीक्षक माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी पत्नी गुजर गई, बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया। तो ये जो संदर्भ हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके संदर्भ में आप गुजराती 19वीं शताब्दी के साहित्य को देख सकते हैं। इन्होंने शिक्षा के महत्व को, स्त्री शिक्षा के महत्व को, दोनों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बताया। इसकी शैली और इनके प्रस्तुतिकरण की कुछ झलक मिल सके इसलिए स्त्री शिक्षा वाला जो लेख है निबंध, उसमें से एक छोटा सा भाग मैं पढ़ना चाहूंगा। दुनिया का अंत अपना घर और घर का अंत अपनी स्त्री, यह कहना गलत नहीं है। जिस तरह स्त्री के बिना संसार सूना है, वैसे ही शिक्षा रहित स्त्री के बिना यह संसार भयानक जंगल है जिसमें शेर बाघ रहते हैं, तथा शिक्षित स्त्री का संसार एक रमणीय उद्यान है। इसी के साथ एक सौराष्ट्र की कुप्रथा के बारे में मुझे स्मरण आ रहा है, वो बता दूं। सौराष्ट्र में दूध पीती, बच्ची का जन्म हो तो उसे दूध पीती करने की प्रथा थी। आप इसको शायद किसी ने ये बात सुनी होगी। यानी उस बच्ची के जन्म के साथ ही उसे मार दिया जाता। दूध पीती यानी उसका इस तरह से उसे दूध दिया जाता था जिससे उसकी जान चली जाती। इस क्षेत्र में आपको बहुत अलग तरह का ताज्जुब होगा। विवेकानंद को आपने जानते हैं, वो 1893 में आते हैं, लेकिन 1801 में गुजरात में एक संत आता है उत्तर भारत से। दयानंद जी गुजरात में जन्मे और उत्तर भारत और पंजाब में गए। उत्तर भारत से एक संत जिन्हें स्वामीनारायण सहजानंद कहते हैं, वो गुजरात में आते हैं और स्वामीनारायण पंथ की स्थापना करते हैं।
और उन्होंने जो पिछड़ी जातियां थी उनके कुरीतियों को काफी दूर किया। उन्होंने कई जो ये लुटेरे थे, बहिवट बहारवटिया, गुजराती में उनको बहारवटिया कहते हैं, उनको सुधारने का कार्य किया। तो भारत गुजराती समाज में स्वामीनारायण संप्रदाय का भी इस देश के विकास यानी इस सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो फिर वो अवान्तर विषय है, मैंने आपको उसका संकेत दिया। हम साहित्य तक ही अपने को केंद्रित रखेंगे। इसके अलावा जिस जिस ऐतिहासिक निबंध की बात की, संघ यानी मंडली मड़वाना स्थितता लाभ, उसमें आशा रखते हैं नर्मद कि ये अब नई शिक्षा के कारण जो बदलाव आ रहा है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और वो फर्क, वो कहते हैं, संघ बनाने की जो परंपरा अपने देश में विकसित हो रही है, ये हमारे ऊपर शासन करने वाले अंग्रेजों के अनुसरण और उनकी प्रेरणा का परिणाम है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वे हमें खराब स्थिति से अच्छी स्थिति में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उनके बताए हुए रास्ते पर हम खुद नहीं चलेंगे तो हमारी हालत और खराब होगी। इसलिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए, जिससे हमारा नाम प्राचीन काल में जैसा प्रसिद्ध था वैसा ही, बल्कि इससे भी अधिक इस समय होगी। उद्यम और धन, विद्या और ज्ञान, शौर्य और विजय, सदाचार और कुलीनता, ये सब संघ और सभाओं के आयोजन से ही बढ़ेंगे, क्योंकि सुधार कार्य के मूल संघ में यानी एकता में है। ये 1851 का निबंध। शिक्षा का महत्व, स्वदेशाभिमान पर उनका लेख। अब आप देखेंगे स्वदेशाभिमान की वो बात करते हैं तो संगठित होकर काम करने की बात करते हैं, और संगठित होने के लिए वो अंग्रेजों के विरोध में नहीं जाते। जैसा अभी आपने देखा कि वो है अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं, लेकिन वो अपनी भारतीय संदर्भों को, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके पास मन में अहोभाव है, और वही उन्होंने इसमें विशेष रूप से बताया है। जैसे जब जिस स्वदेशाभिमान की मैंने बात की, उसमें उन्होंने इस स्वदेशाभिमान के बारे में 2-3 चीजें कहीं, उनमें पूरा हिस्ट्री उन्होंने दिया है, इसमें बहुत अच्छा लेख है ये। लेकिन जो धर्म के नाम पर कार्यक्रम होते हैं उनके विरोध में उन्होंने देश और राज्य के विकास के लिए जो कार्य किया उनका एक संदर्भ यहां देता है। जैसे वे उन भाट चारणों ने कवियों को जो प्रशस्ति अपने अपने राजाओं की करते थे उनको भी इस लेख में फटकारते हैं। वो एक पैराग्राफ में बताऊं, अरे भाट चारणों, अपनी कला कहाँ खो दी है? अनुचित रीत से प्रशंसा करके राजाओं को यश के ताड़ पर क्यों चढ़ा देते हो? अरे प्रशिष्ट गायकों, तुम लोग राजाओं के दोषों को उनका गुण कहकर उनका बखान करते हैं। नीतिवान लोगों के प्रतिनिधि बनकर राजाओं को चेतावनी दो कि राजन, हम आपके प्रशिष्ट गायक कहलाते हैं, किंतु आप में प्रशंसा योग्य कुछ है ही नहीं। इसलिए दोषों को छोड़कर गुणों को धारण करो और सच्चे अर्थों में हमें अपना प्रशस्त गान करने दो, नहीं तो कुछ ही दिनों में आपको कंगाल होना पड़ेगा। अरे कवियों और दीवानों, आज अपनी जेबों को मत देखो, देश का खजाना जा रहा है। यह विचार करो, राजाओं की सुस्ती, उनकी नामर्दी, उनकी अविद्वता पर निंदक युक्त कविता लिखो, जिससे उनमें परिताप हो और वे अपने गिरे हुए कुल गौरव का उत्साह पूर्वक उद्धार करें। राजा ही अपनी समृद्धि और श्रम से दूरदर्शिता पूर्वक काम करेंगे, तभी हिंदुओं का नाम ऊंचा होगा। ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए कि जिससे
हम परोक्ष रूप से भारतेंद्र या उस दौर के रचनाकारों, निबंधकारों का संदर्भ देखें, और गुजराती जो ये साहित्यकार हैं इनके निबंध और इनके साहित्य को देखें। एक अंतर नरवंत के जीवन में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन देखिए, ये 1968 में ये कवि किस तरह का था, पूरी तरह समर्पित था। और मैंने बताया 1951 में जो जोश था, जो इनकी वाणी में जो दृढ़ता थी, वह निरंतर चलती है। लेकिन 1968 में नौकरी करते हैं ये तब तक, लेकिन इनको लगता है एक अंग्रेज के एक सेठ के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन करते थे, और ये लिखते हैं कि उसको उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। मैं सुबह 10-11 बजे से शाम के 4 बजे तक उसको पढ़ाता हूँ, और मेरा समय जा रहा है, पैसा मिल रहे हैं लेकिन मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। 1868 में वो निर्णय करते हैं कि मैं पूरी तरह अब साहित्य की शरण में जा रहा हूं, और नौकरी छोड़ देते हैं, पूरी तरह अपने लेख पर निर्भर रहते हैं, और बहुत आर्थिक स्थिति का सामना करते हैं। यहाँ जिस लाइवल केस की मैंने बात की थी, उससे जुड़कर भी ये संदर्भ है। और बाद में 1971 में नरवंद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वे अपनी पारंपरिक हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पित होते हैं। वह जिन कुरीतियों का विरोध करते थे, यहाँ कुरीतियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति उनमें ये बदलाव आता है, और ये बदलाव बहुत बड़ा था। आर्य धर्म, आर्योत्कर्ष इनके निबंध हैं, जिसमें वो भारतीय संस्कृति, वो कहते हैं कि ये जो ऊपरी बदलाव है, अंग्रेजी, यानी वो कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग अवसरवादी हो गए। वो अपनी अपनी सुविधा को, अपने अपने संदर्भों को, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरे कर रहे हैं। उनके लिए देश और समाज गौण होता जा रहा है। जिस लाइवल को इसकी मैं बात करता हूं, उन्होंने करसनदास मूलजी को समर्थन दिया था, और उनके सपोर्ट में लेख भी एक आध दो लिखे थे। वे महाराज यदुनाथ के साथ संवाद करने के लिए, उनके साथ सीधा संवाद करने के लिए एक सभा का आयोजन हुआ था, और निडर नर्मद, ये उसी समय की बात है जब ये केस चल रहा था, 1962 के आसपास। जाते हैं नर्मद, उस मंदिर में ही के प्रांगण में ही ये संवाद होना था। नर्मद वहां पहुंचते हैं, और वहां का वातावरण बहुत ही तंग था। कुछ उन पर छींटाकसी, व्यंग तो होने ही लगे थे, लेकिन कुछ हाथापाई भी हुई थी। और वो देखते हैं कि जिनका उनको समर्थन था, जिन सुधारवादियों का, जो इंटेलेक्चुअल का, उनमें से एक भी वहां नहीं आया। अकेले नर्मद थे, और उन्हें लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर हमला होगा। वो डरते नहीं हैं। वो यदुनाथ महाराज से कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो इसके दोषी आप होंगे। इसके साथ यदुनाथ के कहने से उन्हें वहां से वापस उनके घर भिजवा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा मानते हैं, क्योंकि गुजराती समीक्षकों ने इस पर बात नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ही नर्मद में एक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका बदलाव उन 1871 और 1876 में जब उन्हें वो छोड़ देते हैं सब कुछ, तब दिखाई देता।
ये जो अंतर है, और वह अपने जिसको कहेंगे अग्र यानी अपनी विरासत जो है वो मणिभाई नभुभाई द्विवेदी को देते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते थे, पारंपरिक धर्म में विश्वास करते, बड़े चिंतक थे, और भारतीय और पश्चिमी धर्म दर्शन के मैं उनके बहुत से लेख प्रकाशित हुए थे। वो अवान्तर चर्चा है, वो मैं बाद में करूंगा। तो ये नर्मद में ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है। एक चीज जो सब जगह दिखाई देती है, कि जो हमें भारतेंदु में भी दिखाई देती है और नर्मद में भी दिखाई देती है, वो है कि इनमें से कोई भी अपने धर्म का विरोध नहीं कर रहा। ये सब के सब उन कुरीतियों का, उस समाज में बढ़े हुए आलस्य का, उस अंधविश्वास का, ये ब्राह्मण समाज का भी विरोध करते हैं। उसके पीछे का उनका तर्क है कि उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही रूप में पढ़े लिखे हैं, जो हमारी संस्कृति को जानते हैं, लेकिन जाति के आधार पर उनको विशेष महत्व दिया जाता है, वो इससे पसंद नहीं करते। लेकिन उनके जो बाद के निबंध हैं, उनमें वो आर्य उत्कर्ष की बात करते हैं कि ये जो ऊपरी रूप है, इसको छोड़कर हमारा जो धर्म है, हमारे धार्मिक विचार हैं, उसमें जो उच्चता है, जो औदात्य है, उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ जाएंगे। और वो वहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक इस सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, कि हम अपने उन कुरीतियों को छोड़ें, उन अंधविश्वासों को छोड़ें, और जागृति आएगी तभी हम राजनीतिक रूप से भी अपनी स्वतंत्रता के कामी होंगे। ये समझदारी हमें नर्मद में दिखाई दी। इन सारे रचनाकारों ने संस्कृत से और कुछ अंग्रेजी से भी अनुवाद किए हैं। मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो हिंदी में हो या गुजराती में हो, जिन रचनाओं का इन लोगों ने अनुवाद किया है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए तो आप देखेंगे बहुत से कॉमन हैं ऐसी चीजें, और जिनसे हमारे सांस्कृतिक उत्थान में कुछ विकास हो सकता हो, ऐसी रचनाओं को इन सारे साहित्यकारों ने पसंद किया। तो अनुदित साहित्य भी 19वीं सदी का हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए, और जिसके रूप में वो बात करते हैं। इसी दौर में एक अगले साक्षात्कार या रचनाकार मिलते हैं, नंद शंकर। नर्मदा शंकर और नंद शंकर, ये दोनों अलग अलग हैं। नंद शंकर का पहला, यानी जिसको गुजराती में पहला महत्वपूर्ण या पहला उपन्यास माना जाता है, उसका नाम है करण घैलो। करण घैलो, और इसका ये 1866 में ये लिखा गया। उसी समय महिपत राम नीलकंठ ने सास बहुनी लड़ाई, एक उपन्यास उनका भी आया था, लेकिन उसकी उतनी चर्चा नहीं होती। उसमें सास और बहू की, जो हमारा भारतीय समाज है उसकी जो कुरीतियां हैं, उनकी चर्चा होती है। करण घैला में ये आखिरी हिंदू राजा है गुजरात का, जो अलाउद्दीन खिलजी से हारता है, जिसकी हार, उस कथा को लिया है। लेकिन इसमें अवान्तर प्रसंग बहुत है। करण घैलो गुजराती में जो होता है ना, मुग्ध,
अविवेकी, ज्यादा सोचने वाला नहीं, संतुलित न रहे, उसके मन में जो भावना है, जो भाव विचार हो, उसका अमल करना, तो उसके लिए घैला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो करण घैलो, कथा इसकी परंपरित है, अलाउद्दीन यानी दिल्ली तक जाती है जो इनका लेकिन इन्होंने अब उस कथा के बीच बीच में अपने समय को लिया। ये है कथा 17वीं सदी की, आधार जो लिया पाटन का ये राजा था, लेकिन अपने समय की जो कुरीतियां थी उनका ये प्रयोग करते जाते हैं। अपने मंत्री की सुंदर स्त्री को एक दिन देखकर उसे दूसरी जगह भेजकर उसको अपने घर मंगवा लेते हैं और उसे अपने पास रखते हैं। और वहां से फिर जो माधव था उनका मंत्री, वो अलाउद्दीन दिल्ली तक जाता है और इनका विरोध करके अंत में इनकी पराजय होती है और मृत्यु होती है। पूरी कथा अवान्तर है, लेकिन ये पहला उपन्यास है। इसके बाद वनराज चावड़ो दूसरे भी उपन्यास लिखे गए, लेकिन इसी दौर में एक और संदर्भ में आपको दूं कि कुछ इस तरह के उपन्यास लिखे गए। मैं सरस्वती चंद्र का तो अभी बात करूंगा, मैं समझता हूँ अभी तो समय 6:11 हुए हैं, 6:30 तक शायद इसको पूरा करूंगा। उस दौर के जिन उपन्यासों की चर्चा मैंने अभी आपसे की, एक अनुवाद है, उसका भी की चर्चा होती है। वो पारसी पारसियों का योगदान भी गुजराती भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक अलग संदर्भ है, उसको भी मैं इसमें नहीं लेना चाहता। तो आप जानते हैं कि मुंबई समाचार 1822 में साप्ताहिक रूप में गुजराती में शुरू हुआ था बंबई से, और वो आज तक चल रहा है। अब देखिए 1822 में फिर तो ये दैनिक हो गया, और आज तक वह पत्र दैनिक पत्र के रूप में चल रहा है। 1968 में ही एक अनुवाद सौराव शाह दादा भाई मुनशफना, हिंदुस्तान मध्यनु एक झोंपड़ू, ये इसका अनुवाद है, ये एक विदेशी कृति का, लेकिन इसका रूपांतरण उन्होंने अपनी भाषा में किया है। और इसमें एक प्रसंग आता है कि एक अस्पृश्य के साथ ब्राह्मण विधवा का पुनर्विवाह किया है। सास बहू की लड़ाई का मैंने संदर्भ दिया था, जिसका पारंपरिक विषय है कि बहू के रूप में जो वह शोषित है, लेकिन जब सास बनती है तो उसका अत्यंत भयावह रूप दिखाई देता है, उसको एक्सपोज करने के लिए। लेकिन इन सारे अनिष्टों के पीछे इन सारे उपन्यासों में बाल विवाह को केंद्र में, जितना तार्किक रूप से इनके निबंधों में बाल विवाह और विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन इस दौर के जितने निबंधकारों में और साहित्यिक रूप से जो नाटकों में और उपन्यास में दिखाई देता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त भी एक दो और उपन्यास है जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। उनमें से एक है केशवलाल दलपत राम का चंदा कुमारिनी वार्ता। इसमें बाल विवाह और अनवेल विवाह की प्रथा के कारण तो जीवन में बदलाव आता है उसका, और बाद में ये कथा स्नेह लग्न की तरफ जाती है। इसी तरह एक और उपन्यास है,
जिसमें प्रेम लग्न की, यानी प्रेम विवाह, जो पिता ने या परिवार ने जो निर्णय लिया था उसके विरोध में वो लड़की प्रेम विवाह करती है। तो ये इस तरह के विषयों को लेकर 19वीं सदी में ही गुजराती कथाकार आगे बढ़ चुके थे, और ये चीज, इसकी पराकाष्ठा हमें सरस्वती चंद्र में दिखाई देती है। गोवर्धन राम पंडित युग के साक्षर माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, लेकिन उनका प्रारंभ, यहाँ मैं आपको थोड़ा इतिहास काल के संदर्भ में भी बात कर दूं। देखिए, 1850 ले लें या 1851 लें, वहां से लेकर जो पहला, यानी जिसको हम सुधारा युग कहते हैं, उसे 1800, मैं आपको एकदम, जो यहाँ के एक बड़े समीक्षक हैं प्रमोद कुमार पटेल, उन्होंने जो इसके संदर्भ में अपना दिया है, उसी पर भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा, जिससे आपको वो सही रूप में मिले। ईस्वी सन 1851 से 1887, और उसके बाद 1887 से 1915, इसको ये साक्षर युग या पंडित युग कहते हैं, और 1916 से गांधी युग का प्रारंभ माना जाता है। ये इस पर कभी और बात होगी। तो यानी जो रेनेसा का पीरियड हम लोग मानते हैं, रामविलास शर्मा जी ने मुझे जहां तक याद है कि निराला तक उसको वो ले गए हैं, लेकिन यहाँ साक्षर युग तक ही, यानी पंडित युग तक ही नवजागरण की थोड़ी चर्चा होती है। उससे आगे समीक्षकों ने उस पर ज्यादा काम नहीं किया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताऊंगा। जिस रचना की बात अभी मैंने की, सरस्वती चंद्र, इसमें सरस्वती चंद्र एक बंबई के व्यापारी धनाढ्य है, काफी अच्छा उसका व्यापार चलता है, कपड़े का, शेयर मार्केट का भी वो काम करते हैं। उसका इकलौता पुत्र है, लेकिन उस परिवार में भी उसकी माँ के गुजर जाने से विमाता आ जाती है, और घर में क्लेश, उसके बारे में बहुत सा क्लेश होता है। बहुत ग्रेजुएट है वो, मुंबई यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा है, लेकिन घर के तानों, उसका एक, देखिए उस समय ये 1882 का के आसपास इन्होंने लिखा था। इनके बारे में भी एक छोटी सी बात बता दूं कि ये बहुत प्रतिष्ठित वकील थे, एडवोकेट थे, और इनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, वकीलात बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन इन्होंने एक प्रण लिया था कि 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र पर ये जो वकीलात है उसको बंद करके साहित्य की सेवा करने का। और उन्होंने अपनी उस सारी इतनी वकीलात को छोड़कर साहित्य की पूरी सेवा में समर्पित। तो इस तरह के साहित्यकार गुजराती साहित्य में आपको बहुत से मिलेंगे। मैंने आपको करसनदास मूलजी पत्रकार की बात की, नर्मद की बात की, नवल राम की बात की, और इसी तरह ये गोवर्धन राम त्रिपाठी। अब देखिए 1887 में इस रचनाकार का विजन कितना बड़ा है। ये सरस्वती चंद्र का, जिस कुमुद से, वो भी संस्कारी परिवार की, जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, उससे इसका विवाह होना निश्चित होता है, और वो दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पत्र लिखते हैं। आप लोगों ने सरस्वती चंद्र जो पुरानी फिल्म बनी थी, उसके
गीत आप लोगों को याद होंगे, फूल तुझे भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, वगैरह वगैरह, सारे हिट हुए थे। वो पत्र भी लिखते हैं और मिलते भी हैं। सरस्वती चंद्र कुमुद का एक अच्छा फोटो लेके आता है और वो अपने एक कमरे में उसको लगाता है, जिसका विरोध होता है उसकी माँ द्वारा। पिता को बहुत कान भरे जाते हैं और एक दिन उस पर इतने नाराज होते हैं कि सरस्वती चंद्र घर छोड़कर चला जाता, अपनी सारी संपत्ति भी छोड़कर चला जाता है बिल्कुल। और आप देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके माध्यम से सरस्वती चंद्र जहां जहां पहुंचता है वहां वहां, चूंकि सरस्वती चंद्र चला गया है इसलिए वो विवाह टूट जाता है। और कुमुद का एक और धनाढ्य परिवार में, लेकिन बिल्कुल ना पढ़ा हुआ परिवार, उस ऐसे युवक से शादी होती है जिसमें संस्कार एक दूसरी तरह से हैं, जिसमें सारा अंधविश्वास, सारे प्रमाद, उसका नाम भी प्रमाद धन है। और कुछ समय के बाद ही कुमुद विधवा हो जाती है। ये सारा संदर्भ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से गोवर्धन राम त्रिपाठी शिक्षित यानी विवाह से पूर्व परिचय की बात कर रहे हैं। उन दोनों स्त्री, लड़की लड़के में परिचय के हामी हैं। और जब वो विधवा हो जाती है उसी घर में वो परोक्ष रूप से छिपकर, यानी दूसरे नाम से, नवीन चंद्र के नाम से रहता है, और उसको जो उसकी दारुण स्थिति है वो दिखाई देती है तो बड़ा विचलित होता है और वहां से फिर चला जाता है। दोनों अलग अलग होते हैं, कथा बहुत अलग तरह की है। गोवर्धन राम इन दोनों को चौथे भाग में आध्यात्मिक रूप से साधुओं के द्वारा इनका फिर से मिलन करवाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग फिर से मिल सकते हो, लेकिन सामाजिक बंधन के द्वारा वो नहीं मिलते। और कुमुद अपनी छोटी बहन का विवाह सरस्वती चंद्र के साथ कराती है। एक अलग है, उसके ऊपर तो एक बड़ा अलग तरह का व्याख्यान होगा। यहाँ एक और इस दौर के बड़े रचनाकार और समीक्षक की बात करना चाहूंगा। नवल राम एक और नाम है। ये समीक्षक 19वीं सदी में, ये नर्मद से 2 साल ही छोटे थे, इन्होंने भी सूरत में शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी स्कूल में। अच्छे अच्छे गणित के बहुत अच्छे जानकार थे। बाद में टेक्निकल स्कूल में वो उप प्रधानाचार्य भी रहे। और उनके माध्यम से साहित्य और संस्कृति के जो लेख लिखे गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने निबंधों में उस समय के नर्मद के बारे में जो उनका आलोचनात्मक लेख है, एक आलोचक, यानी हमारे यहाँ तुलना भी हम साथ साथ में परोक्ष रूप से आपके लिए वो कह रहा हूँ कि गुजराती में नवल राम 19वीं सदी में ही मिल जाते हैं एक समर्थ समीक्षक के रूप में। और वही एक ऐसे रचनाकार हैं कि जो नर्मद में जो परिवर्तन आया था उसका विरोध कर, और वो कहते हैं नई शिक्षा से ही ये परिवर्तन होता है, नर्मद ने जो कहा है वो गलत है, उसका लोग जानबूझकर विरोध नहीं कर रहे, उनको विरोध करना चाहिए। ये नर्मद के मित्र नवल राम बहुत स्पष्ट ये कहते हैं कि अंग्रेजों के की अधीनता में वह विरोध अपना व्यक्त करते हैं कि उनके कारण हमारी हालत बहुत खराब। ये राजनीतिक चेतना भी नवल राम में दिखाई देती है। और दूसरी विशेषता ये है कि यह अपने समय के, उन्होंने उस समय गांधी जी से पहले उन्होंने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कहा गया। ये लेख भी हिंदी में उपलब्ध है। मैं समझता हूँ ये मैंने आवाहित जाही करके कुछ चीजें आपके सामने टुकड़ों में प्रस्तुत की है। आप सब समझदार हैं, उनको जोड़ लेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने
अपनी बात कही है, कुछ आपके मन में होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। मुझे ये अवसर प्रदान किया हिंदी विभाग का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने, और सभी अध्यापक और विद्यार्थी मित्रों का भी बहुत उनके प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस नीरस विषय को इतनी देर तक सुना और मुझे अपनी बात कहने का इस तरह से मौका मिला। मैं मानता हूँ 32-33 लोग इसके साथ जुड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। गुजराती साहित्य के 19वीं सदी के 100 वर्ष के इतिहास को कुछ चंद घंटों में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने सर इस विषय को इतनी सरसता के साथ रखा और उसमें प्रमाणों के साथ, उद्धरणों के साथ, इसकी प्रामाणिकता भी अपने आप में स्वयं सिद्ध होगी। और सर इसके माध्यम से आपने कई चीज़ें दिखाई, इसके लिए सर हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जैसे कि आपने मैंने जो आपके अब तक के व्याख्यान से जो चीज़ें निकल के आई हैं कि जैसे सर चाहे वो गुजराती नवजागरण रहा हो या हिंदी नवजागरण रहा हो, इन दोनों नवजागरण के बीच में एक समानता ये रही कि साहित्यिक सुधार के, साहित्यिक सृजन के साथ साथ सामाजिक सुधार का कार्य भी लेखकों को ही करना पड़ा। वो पत्रकारिता के स्तर पे भी, चाहे वो भारतेंदु रहे हों कवि वचन सुधा बाला बोधनी के माध्यम से, या नर्मद रहे हों क्या वो डांडियों के माध्यम से, साहित्य में भी एक नए दृष्टिकोण को ला रहे थे। गद्य में लेखन शुरू हो रहा था, उसका भी लगभग समय 19वीं सदी ही रही, और यह ठीक हिंदी में भी सारी चीजें चल रही। एक चीज ये समझने में आई, जैसे आज भी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में एक बना हुआ है कि नहीं, गुजरात आर्थिक रूप से समृद्ध है तो वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं रही होंगी, लेकिन ये चीज निकल के आई कि नहीं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में अगर भारतेंदु उपमंडुकता के ऊपर या विदेश गमन के ऊपर अगर लिख रहे थे, वो चीजें सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि गुजरात में भी बनी हुई थी, और जिसके खिलाफ वहाँ के साहित्यकार, लेखक वर्ग लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे। मैंने सब जो देखा उसमें देखा कि जैसे भारतेंदु जो हैं सिर्फ और पत्रकारिता में सिर्फ लेखन ही नहीं या साहित्य सृजन ही नहीं, बलिया में व्याख्यान भी देते हैं। ऐसे ही नर्मद भी कई जगहों पे क्या बोलते हैं, व्याख्यान देना, उनके व्याख्यानों के कुछ अंश पुस्तकीय रूप से प्रकाशित भी हुए हैं। और तो इस तरीके से चीजें रही और एक लंबे समय तक। लेकिन सर एक चीज, ये एक सवाल उसमें सर थोड़ा सा हो रहा है कि एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें दे रहा था कि सुधार युग के बाद, पंडित युग के बाद, पंडित युग के तक आते आते जो वहाँ की जो साहित्य का जो सृजन रहा वो लगभग कसने लगा था। पंडित बहुत ज्यादा, मतलब उस स्तर पे उसको आमजन तक पहुंचाने का काम गांधी ने किया। उसकी भाषा के ऊपर जो उन्होंने भाषा की सहजता के लिए बात किया कि ऐसी भाषा प्रयोग किया जाए, गुजराती किया जाए, जो गांव में खेत में काम करने वाले किसानों को भी मिले। तो सर इस भाषा के स्तर पे क्या चीजें घटित हो रही थी, थोड़ा सा इस पे। हाँ, देखिए ये बात सही है कि गांधी जी के आगमन से ये बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन आप लोगों को और एक चीज का ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ प्रगतिवादी साहित्य 1936 में आता है, गुजराती में 1930 में ही उसकी बात हो जाती है। उसके बाद वो फिर ज्यादा उसकी चर्चा नहीं होती। यानी गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी ने ये कहा कि वो जो रहट चलाता है ना, उसको उसकी समझ में आए ऐसी भाषा में लिखना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह रहा। और इस तरह से नहीं, सरल भाषा में ये आग्रह गांधी जी के माध्यम से, तो गांधी जी का व्यक्तित्व गुजराती साहित्य और यानी समाज, इन दोनों में है। मैं समाज का भी उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अंडर करेंट गांधी जी पूरे गुजरात में किस तरह से व्याप्त रहे कि गांधी युग का जितना इम्पैक्ट स्वतंत्रता के बाद भी दिखाई देता है, उतना गुजरात में दिखाई।
यहाँ के सोशल चेंज में भी गांधी जी हैं। पूरे भारतवर्ष की राजनीति में तो चेंज किया, लेकिन सांस्कृतिक विकास में उन्होंने बहुत काम इस तरह का किया है। उन्होंने शिक्षा पत्री की बात की, गीता का भाष्य लिखा, और जो जिस साहित्य, वो कहते हैं कि मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, मैंने उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि साहित्यकार ऐसा न लिखें कि जो लोगों के लिए, पंडितों के लिए काम होता है वो तो अलग चीज है, अध्यात्म की बात अलग होती है, लेकिन साहित्य तो ऐसा लिखें कि जो लोग, जो साधारण लोग हैं, उनकी समझ में आए। और ये जो काम प्रेमचंद ने अलग ढंग से जो आता है, उससे पहले ही गांधी जी इसकी चर्चा करते हैं, तो ये बदलाव है। लेकिन पंडित युग में देखिए, साहित्य में जिस तरह से हम छायावाद की बात करते हैं, अब छायावाद की साहित्यिकता और उसकी उसकी गरिमा या उसकी उच्चता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसी तरह पंडित युग का जो गुजराती साहित्य है, वो सांस्कृतिक और साहित्यिक और राजनीतिक तीनों ढंग से पूर्व पश्चिम का जितना अध्ययन, गंभीर अध्ययन पंडित युग के रचनाकारों ने किया है, उतना मुझे मराठी का थोड़ा ख्याल है, बाकी के हिंदी का तो मैंने देखा है, उतना कहीं कम दिखाई देता। तो ये जो पंडित युग के ये जितने साक्षर थे, उनका, चूंकि मैंने बताया ना कि इन सबको मुंबई प्रेसिडेंसी के कारण ये सारे के सारे गुजराती, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी की नई शिक्षा लेकर आए, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव गुजराती साहित्य और संस्कृति की समृद्धि में दिखाई देता है। और इसीलिए गुजरात में आप देखेंगे गांधी जी के प्रभाव और इन लोगों के प्रभाव से कम दम्भ है सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भी और समाज में। आज मैं, ये अवान्तर प्रसंग है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस समय गुजराती कम्युनिटी में पटेल कम्युनिटी बहुत डायनेमिक है, समृद्धि में भी समृद्ध। वहां सामूहिक विवाह, हमारे यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं एक दूसरी तरह से कि भाई किसी के पास पैसे नहीं है इसलिए सामूहिक विवाह करें। उन लोगों ने सामूहिक विवाह का एक निर्णय ले लिया है कि कितना भी बड़ा से बड़ा अरबपति होगा, वो भी अपने लड़के का सामूहिक विवाह करे, और उसमें 25 लोगों को ही बुलाया जाए। फिर वो बाद में रिसेप्शन देता है, अलग बात है। और वो, ये जो है ना कम्युनिटी, बिल्कुल दिखावा नहीं, बिल्कुल बाराती और घराती साथ मिलके खाना खाएंगे, दिन में शादी होगी 2 घंटे में, नहीं दिखावे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह का गांधी जी का प्रभाव और इस देश गुजरात की जो सांस्कृतिक में एक सहज रूपता है, जो ट्रांसपरेंसी है, उसका भी प्रभाव गुजराती समाज के विकास में हुआ है। समृद्धि तो है ही, लेकिन ये भी है। मैंने जिस डिग्री कॉलेज में नौकरी की थी, मेरी विद्यार्थी वहां चूंकि गुजराती भाषी थे, जब पेपर परीक्षा का अंत दिन होता था, उस दिन वो अपने पीयर से आती थी एक छोटा सा थैला लेके, और आखिरी पेपर देने के बाद ससुराल चली जाती। इतना सहज समाज गुजरात का मैंने भी अनुभव किया है। ये मैंने सर एक सवाल और थोड़ा सा उसमें सर, ये चीज जैसे सर आपने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ एक लंबे समय तक इस्लाम आक्रमण के या इस्लामी संस्कृति के प्रतिरोध में जब नवजागरण की जब आवाज उठ रही थी, तो एक तरीके से उसके खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई। जैसे ही हम मतलब अंग्रेजों का विप्लव 1857 के बाद भारतेंदु के यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चेतना के पक्ष में भी और अंतर्विरोध है वहाँ पे। लेकिन एक सब जैसे सब मराठा है, आपने एक नया दिखाया, मराठा गुजरातियों के ऊपर, गुजराती जो थे वो मराठों से भी आतंकित थे। नहीं, देसी मतलब देसी शासकों की बात है, मराठाओं का शासन था। लेकिन सर अंग्रेजों के स्वागत की जो बात आती है कि वो उत्तर भारत में भी भारतेंदु के यहाँ राजभक्ति के स्वर हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजन सब भारी। और सर एक 1857 के विद्रोह को दबा करके जब सैनिक यहाँ महाराष्ट्र में आए, तो एक जगह कहीं दिया हुआ कि ज्योतिबा फुले ने उनका स्वागत किया था, मतलब उस विद्रोह को दबा के आने के बाद, जबकि वो खुद महाराष्ट्र से थे। और उसके बाद पेरियार ने भी अंग्रेजों के लिए एक वाक्य दिया कि नहीं, ये देर से आए और पहले चले गए। तो
उनकी जो एक जैसे बहुत हिंदी नवजागरण या नवजागरण में एक बात होती है कि क्रिया में। हाँ सर इस चीज को थोड़ा सा स्पष्ट करें, गुजरात में इसकी क्या स्थिति रही है? मैंने जो कहा कि मतलब ऐसा है कि 1857 का विप्लव करके गुजराती साहित्य में कुछ बातें होती हैं, लेकिन उसका साहित्य और समाज पर उतना बड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जो गायकवाड़ थे, बड़ौदा में गायकवाड़ की हुकूमत थी और बहुत अच्छे सुशासक थे। आप जानते हैं कि अम्बेडकर जी को उन्होंने ही अपने यहाँ शिक्षा वजीफा भी दिलवाया था वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जब ये कुछ जैसे अभी भीम सिंह जी ने बताया कि आदिवासी कुछ सैनिक थे, वो विद्रोह कर रहे थे, तो उसको दबाया गया। तो ज्यादा यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ के, ऐसा भी मिलता है कुछ मंदिर थे वहां पर भी विद्रोही इकट्ठे होते थे, तो है छुटपुट तो प्रभाव है, लेकिन जो चेतना के रूप में हिंदी भाषी प्रांत में, क्योंकि ये मूल तो आप जो पूरा विद्रोह था वो अवध और बिहार का ही था, तो वो उस तरह का, यानी जैसे तुमने बताया कि महाराष्ट्र में इस तरह का स्वागत करते हैं, लेकिन गुजरात में उसके बारे में काम नहीं है ज्यादा, पढ़े हुए चीज हैं, तो इतिहास में उसमें जाएंगे तो चीजें निकलेंगी जरूर। छुटपुट मैंने देखा, एक कभी हमारे एक मित्र ने 1857 और गुजराती साहित्य और गुजराती हिंदी साहित्य पर एक काम सेमिनार किया था, उसमें कुछ लेख आए हैं, तो उसके ऊपर पर लेकिन वो छुटपुट ही है, उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं उस तरह का नहीं। राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ तो सच में जब ये बंग भंग होता है उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक अलग तरह से दिखाई देता है। ये हम मतलब इंटरप्रिटेशन का एक अलग मुद्दा है, पर ज्यादा चेतना सही रूप में जब गोखले और तिलक भारतीय राजनीति में गांधी जी से पहले आते हैं, तब एक चेतना का जो प्रभाव होता है उसका असर सब जगह दिखाई देता है। धन्यवाद सर। सर और भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर है। कुछ और जितने जो पूछना लोग जुड़े कुछ? हुए हैं, अगर कोई सवाल हो तो सर के सामने सवाल आप रखें। आवाज जा रही है? जो जो लोग भी जुड़े हैं जिनके मन में कुछ सवाल हो, कृपया वो अपना सवाल सर के सामने रखें। मेरे दो विद्यार्थियों ने इस पे काम किया था, एक पीएचडी का और एक एमफिल का, नर्मद, और एक था 2006 में उसको पीएचडी मिली, नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु और नर्मद के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। तो चूंकि हम लोग गुजरात में हैं, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन का काम हो सकता है यहाँ, और ऐसा होना चाहिए जिससे दो भाषाओं के बीच में थोड़ा काम भी हो सके। मैं समझता हूँ किसी के मन में कोई प्रश्न अब नहीं है। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस महामारी के दौर में जो सब लोग मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय में सर आपने समय निकाला, इसके लिए सर मैं विशेष रूप से और विभाग बहुत आभारी रहेगा आपका। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस कार्यक्रम में हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण भी जुड़े हैं, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें भीम सिंह सर और सर राजू सर, चतुर्वेदी सर और भी अध्यापकगण रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शोधार्थी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस हैदराबाद विश्वविद्यालय से भी कुछ लोग रहे हैं, कुछ लोग अन्य विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हाँ, हैं, उनके प्रति विशेष मेरे मेरे भी आभार। एमफिल पीएचडी के कई विद्यार्थी जुड़े हैं। हाँ, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।
सर और मैं पाठक सर से पूछना चाह रहा हूँ सर, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हार्दिक आभार आपका। आप लोगों ने ये काम करवा लिया। मैं सोच रहा था कि अब कुछ और आगे जाने दिए, पर मैंने कहा एक बार ये हो जाना चाहिए। अब दूसरी कड़ी का इंतजार रहेगा सर। करेंगे करेंगे, चलिए वो सरस्वती चंद्र पर ही रखेंगे, मैं समझता हूँ जी सर। वो ज्यादा ठीक। अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको एक रूप, एक्चुअली इस पर एक बहुत बड़ी समीक्षा, करीबन 45 से 50 पेज की समीक्षा एक मित्र ने लिखी है चारों भाग पर। लेकिन अब कोई ऐसी पत्रिका मुझे नहीं दिखाई दे रही कि जिसमें वो भेजी जाए, जिससे ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर पत्रिकाएं में इतने पृष्ठ नहीं होते। तो आप भी बताइए कहाँ वो छपाया जाए जिससे लोगों तक पहुंचे। बहुत अच्छा लेख है, और उससे जो भारतीय उपन्यास के बारे में नई चर्चा हो, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। देखेंगे। आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद। विनीत, हाँ सर। बस तो बंद करता हूँ।